हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके इंजीनियरिंग एकेडमी। और जो सब्जेक्ट हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ओके, सो किसी भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं और दूसरा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को आपको क्यों पढ़ना है, इसको यहां पर क्यों जरूरी है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को पढ़ना, तो आपके पास आता है यहां पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग चाहे एमपीएससी मेंस का एग्जाम हो चाहे WIT जेई का एग्जाम हो, अराउंड 100% में से 7 to 10% मार्क्स वहां पर कवर करता है। कहने की बात कि अगर 100 क्वेश्चन वहां पर आपके पास में आते हैं, 100 में से 7 से 10 से 12 क्वेश्चन आपके पास में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के होते हैं और किसी भी एग्जाम में 10% का वेटेज मेजर वेटेज कहलाता है मेजर सब्जेक्ट में, इसीलिए एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की काउंटिंग होती है। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एक मेजर सब्जेक्ट है। अब दिमाग में एक फिनोमिना बन गया कि एक मेजर सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो कवर कैसे होगा? बोले बहुत सारे टॉपिक होंगे, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो मेजर सब्जेक्ट जैसे एनवायरमेंट हो गया, जियोटेक हो गया, इनके साथ बुरी बात यह है कि सिलेबस बहुत लेंथी है। अच्छी बात यह है कि सिलेबस को अगर स्टोरी लाइन से जोड़ के पढ़ा जाए, अगर स्टोरी लाइन से सिलेबस को तुमने जोड़ के पढ़ लिया तो तुम यकीन मानो कि आपके पास में जो माइनर सब्जेक्ट में जिसको काउंट करते हो उससे भी ज्यादा आसान तुम्हें लगते हैं क्या? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसीलिए क्योंकि इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी टेक्निकल टर्म आते हैं इनको तुम कहीं ना कहीं देखते हो। तुमने वाटर कैरी आज वाटर आते हुए देखा है, तुमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा है, तुमने वाटर टैंक देखा है, तुमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विजिट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तुम इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को तुम्हारे डेली लाइफ से तुम रिलेट कर पाते हो। और अब हम यहां पर देखते हैं, ये तो चलो पता चल गया आपको कि आपके पास एग्जाम में इतना वेटेज होता है, तो ये तो पढ़ना ही है। अब बात करें कि इसको अगर मैं बोलूं कि सिलेबस क्या है इसका, तो मैं एक स्टोरी लाइन क्रिएट करता हूं, एक स्टोरी बताता हूं आपको और उसी स्टोरी से सारे इसके टॉपिक यहां पर निकल के आ जाएंगे। एक बार सारे यहां पर इसके टॉपिक निकल के आ गए, आप रिलेट कर पाओगे, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजीली अपने डेली चीजों से इसको जोड़ के वहां पर आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो सिलेबस में आपके पास में दिमाग में बहुत आता है, वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट करवाना है, उसको डिस्पोज भी करवाना है, एयर का पॉल्यूशन भी देखना है, नॉइस का पॉल्यूशन। तो ये मेजर टॉपिक जो नॉर्मल काउंटिंग में है, ये निकल के कहां से आए हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, सो नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक नॉर्मल वाटर का एक एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि मेनली जो 70% पोर्शन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का 70 to 80% वो वाटर के अराउंड घूमता है। तो मैंने बोला कि मान लो कि यहां पर आपके पास में कोई भी एक लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर है और मान लो कि ये उसके पास में आपका क्या है, ये आपका घर है। तो यहां पर आपने क्या किया, आप लेक से वाटर लेके आए, आप लेक से यहां पर वाटर लेके आ गए और आपने इस लेक से लाने वाले वाटर को कंज्यूम किया। कहीं ना कहीं जब इस वाटर को शुरुआत में 400 साल पहले बोल दो, 500 साल पहले बोल दो, तो इस वाटर को कंज्यूम करने की वजह से आपको कुछ भी समस्या नहीं हुई। बट जब आपको यहां पर रिसेंट टाइम में आप लेके आए इस लेक से पानी और आपने इसको कंज्यूम किया तो आप यहां पर बीमार पड़ गए। फॉर एग्जांपल मान लो बीमार पड़ गए, तो आपने क्या बोला कि पता लगाओ कि ये बीमारी आई कहां से। तो आप चले गए लेक में और आपको पता चला कि लेक का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया है। आपके पास एक टर्म आ गया जिसको आपने बोला दैट इज योर पॉल्यूशन। ठीक है, आपने बोला कि लेक में क्या हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है। बोले कि यहां पर होम में जो आप ये रह रहे हो, आप किस में काउंट होते हो? आप काउंट होते हो यहां पर दैट इज पॉपुलेशन में। कहीं ना कहीं आपके पास में ये जो कहानी थी पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के बीच में, ये रिलेट कर रहे थे एक दूसरे से। अल्टीमेटली पता चलता था हमको कि पॉपुलेशन ने ही क्रिएट किया था पॉल्यूशन और इसी के इफेक्ट को हम देख रहे थे वापस पॉपुलेशन पे। तो बात इतनी सी है कि जब इस लेक से आपको पता चला कि इस लेक का पानी जो था वो पॉल्यूटेड हो गया है, तो अब आपने बोला कि इस पानी को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो आपने बोला कि एक काम करो, इसको यहां से नहीं, इसको पहले एक ट्रीटमेंट यूनिट से पास करवा दो। तुमने बोल दिया यहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि तुम लेक से पानी लेके आए, तुमने इसको ट्रीट करवाया और उसके बाद घर की तरफ भेजा। इज इट ओके? तो आपके पास में यहां पर मैंने बोला कि ये क्या हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आगे चलो, क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी घर में डायरेक्टली पहुंच जाएगा? तुमने बोला नहीं। बोले सर एक यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देना पड़ेगा।
एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिछाना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एग्जिस्टेंस में आ गया। एक और चीज, क्या लेक से आने वाला पानी, सोर्स ऑफ वाटर से आने वाला पूरे के पूरे पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना जरूरी है? तो तुम बोलोगे सर जरूरी नहीं, अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो भेजो, और अगर वाटर पॉल्यूटेड नहीं है तो क्यों भेजना? तो कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो ये बताएंगे कि वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है? तो तुमने बोला कि सर हमें पता करना होगा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो हैं अपने, वो अपने अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर अकॉर्डिंग है तो डायरेक्टली भेज दिया, नहीं है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पास करवाया। तो देखो स्टोरी लाइन से जुड़े, और स्टोरी लाइन से ही तीनों चीजें जुड़ गई कि वाटर पॉल्यूटेड था तो ट्रीटमेंट प्लांट से पास करवाया, बट इससे जाएगा कंपलसरी है कि नहीं? वाटर क्वालिटी पैरामीटर डिसाइड करेगा। जाएगा किसके थ्रू? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सोर्स ऑफ वाटर से जो कहानी स्टार्ट हुई थी और आपके घर के टैप में जो पानी यहां पर आने लगा, तो यहां तक की जो स्टोरी थी, ये पूरी की पूरी स्टोरी कहलाती है दैट इज योर रॉ वाटर इंजीनियरिंग। इज इट ओके? तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग एक कहानी हो गई, सभी चीजें देखी हुई हैं आपने यहां पर इस वाटर को लिया, इसको वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं मैं बोल देता हूं फॉर एग्जांपल कि इसको आप लेक में ही डिस्पोज कर रहे होगे, तो आपके पास में यहां से लेके यहां तक की स्टोरी क्या कहला गई? दैट इज योर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इज इट ओके? अगेन क्वेश्चन कि क्या यहां से जो यहां पानी पहुंचाया डिस्पोजल साइट, कुछ भी हो सकती है आपके पास में, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, आपके पास में कहीं लैंड वगैरह में आप करवा सकते हो, बट जहां भी आप जाओगे तो क्या पानी डायरेक्टली आप पहुंचा देते हो? ऐसा नहीं, इस तरह में तो क्वांटिटी वहां पे जहां पे जाएगा वहां पर चीजों को डेड स्टेट में पहुंचा देगा। तो आप बोलते हो कि नहीं सर यहां पर भी एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो, और इसको बोल दिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इज इट ओके? अब मान लो कि आपने क्या किया, घर में एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी को पिया, और उसको पानी पीने के बाद उसको फेंक दिया। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आपने पानी फेंक दिया, क्या वो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए, जबकि वो तो इतना पॉल्यूटेड ही नहीं था? तो बोले सर यहां पर भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन सा पानी जाएगा, कौन सा पानी नहीं जाएगा। तो आपको पहले उसके क्या पता होना चाहिए? वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इज इट ओके? अब घर से आए वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, इसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके बाद डिस्पोजल साइट, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं आपको डिजाइन ऑफ सीवर वगैरह, डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम, इनके मेंटेनेंस, इनके रखरखाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो ये सब इंक्लूड हो गया यहां पर, और यहां से लेके यहां तक ये क्या पूरा का पूरा हो गया? दैट इज योर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वाटर से रिलेट हो गया, आप लेके इसको घर पे आ गए और यहां से लाके आपने इसको वापस छोड़ दिया। तो दो पार्ट कंप्लीट हुए, एक रॉ वाटर इंजीनियरिंग, एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और ये दोनों सबसे ज्यादा कवर कर जाते हैं आपके पास में 60 to 70% पार्ट ये कवर कर जाते हैं। इसके बाद में कुछ माइनर टॉपिक बचते हैं। तो स्टोरी लाइन आपको क्रिएट हो गई होगी, स्टोरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर एज अ सिलेबस लिख के बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके पास में यहां पर क्या आया? रॉ वाटर इंजीनियरिंग। तो अब देखो यहां पर सिलेबस को मैं तोड़ता हूं, सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप तोड़ता हूं, आपको समझ में कैसे आएगा कि सबसे पहले तो तुम्हारे पास में यहां पर तुमने क्या लगा दिया था? वाटर ट्रीटमेंट। तो आपके पास रॉ वाटर इंजीनियरिंग में एक चैप्टर आता है दैट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इज इट ओके? एक टर्म आ गया आपके पास में दैट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। दूसरा टर्म आपके पास में यहां पर आ गया वाटर क्वालिटी पैरामीटर। एक टर्म आ गया आपके पास में दैट इज योर वाटर क्वालिटी पैरामीटर। पता लगाया था आपने, एक टर्म बोल दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो एक आ गया आपके पास में दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलो आपके पास में पानी लेके आए थे लेक से, तो लेक किसका पार्ट हो गया? लेक हो गया आपके पास में दैट इज योर सोर्स ऑफ वाटर। अच्छा अब ये बताओ कि इस लेक से जो पानी लेके आओगे वो किस क्वांटिटी में लेके आओगे? तो तुम बोलते हो कि यहां पर आपके पास ये डिपेंड करेगा किस पे? ये डिपेंड करेगा ये पॉपुलेशन पे, जितना रिक्वायरमेंट होगा। तो पॉपुलेशन एंड आपके पास में क्या पता करते हो? दैट इज योर वाटर डिमांड। तो एक हिसाब से आपके पास में क्या आ गया? आपके पास रॉ वाटर इंजीनियरिंग में जो जो हमको पढ़ना है हमने वो इंक्लूड कर लिया। सोर्स ऑफ वाटर का पता लगाएंगे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी लेके आएंगे, वाटर क्वालिटी पैरामीटर पता करेंगे कि ट्रीट करवाना है कि नहीं करवाना, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखेंगे,
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आपके घरों तक इसको वहां पर पहुंचा रहे होंगे। सो ये पार्ट किस में कंप्लीट हुआ? रॉ वाटर इंजीनियरिंग में। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में आपने कुछ इतनी चीजें पढ़ी, आपके पास पाइप वगैरह के बारे में सब इसमें देख रहे होगे, पाइप कौन से यूज करते हैं, क्या वहां पर लगता है, पाइप का ज्वाइंट कहां कहां पर देते हैं, वॉल्व कहां कहां पर देते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देख रहे होंगे। आगे अगर चलें अपन तो नेक्स्ट आपके पास यहां पर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सेकेंड पार्ट आता है और आप इसको बोलते हो दैट इज योर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में अब देख लेते हैं। अगेन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में यहां पर क्या देखा आपने? वाटर क्वालिटी पैरामीटर, तो आपने बोल दिया दैट इज योर वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो एक टॉपिक आपके पास में क्या आ गया? वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर आ गया। दूसरा वहां पर आपने उसका ट्रीटमेंट करवा दिया, सो आपने बोला दैट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। इज इट ओके? एक आपने बोला हुआ है दैट इज योर यहां पर डिजाइन ऑफ सीवर, तो आपने बोला डिजाइन ऑफ सीवर। डिजाइन ऑफ सीवर में आप सीवरेज सिस्टम देखोगे, मैनहोल वगैरह के बारे में देखोगे, सीवरेज सिस्टम में आपके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं आप इसको देखोगे। इज इट ओके? उसका मेंटेनेंस देखोगे, कन्वेयंस वगैरह देखोगे। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इतना हुआ। अब यहां पर आपके पास डिजाइन ऑफ सीवर के बाद जाके लेक में किया, ये किया क्या था? ये आपने इसको डिस्पोज करवाया था, और जब आपने इसको डिस्पोज करवाया तो आपने बोल दिया दैट इज योर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो आप कहां पर करवा रहे हो उसको देखेंगे, आपके पास उस सीवेज एफ्लुएंट का यूज क्या हो सकता है उसको देखेंगे। तो रिलेट कर पा रहे हो, चीजों को लेके वहां तक जा पा रहे हो, तो इतनी सी कहानी यहां पर है। अब यहां पर बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक देखो बताएं कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में जैसे कि एक आ जाता है, ये तो हो गया वाटर से रिलेटेड। अब मान लो कि सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ, और जब सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ तो आप वहां पर उसको बोल देते हो दैट इज योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप इसको यहां पर मैनेज करते हो, आप इसको बोल देते हो दैट इज योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एक टॉपिक हो गया। इसके अलावा दो टॉपिक आपके पास आ जाते हैं एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन के। सो आप वहां पर इनके बारे में देखते हो, आप बोलते हो कि एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन हो गया। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन के अलावा अगर आप बात करें तो एक माइनर टॉपिक आ जाता है दैट इज योर सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑफ रिवर। सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑफ द रिवर। तो कुछ इस हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा यहां पर चलेगा। कुछ इतनी चीजें रिलेट करते हो। तो देखो ऐसे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को बोलते तो कितना बड़ा लग रहा था, बट अगर रिलेट कर दो यहां पर इन चीजों से डायरेक्टली रिलेट कर दो तो आपको 2 मिनट में इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ध्यान करोगे वाटर कहां से कहां जाता है, पूरा सिलेबस एक बार में निकल के आ जाएगा। सो 70% पार्ट कवर करता है वेस्ट वाटर एंड रॉ वाटर, और बचा आपके पास में 30% के अराउंड ये वाला पार्ट कवर करता है। इज इट ओके? आगे चलें, अगर हम यहां पर आगे चलें तो आपके पास मैं अब यहां पर बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो हो गई पूरी की पूरी कहानी। बोले इंपॉर्टेंट क्या है? सो आपके पास ये जो 7 से 10 में, एक तो आपके पास ऐसा कोई नहीं कोई टॉपिक बहुत हार्ड है, हार्ड कोई भी टॉपिक नहीं है। बस आपको एक पढ़ना है, एक इसको नॉर्मल डेली की लाइफ से, डेली की चीजों से जोड़ के जब इसको पढ़ोगे तो उतनी ही आसान होंगी। अब बात करूं अगर मैं क्वेश्चन की, तो पूरे के पूरे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ आपके पास रॉ वाटर, वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट पैरामीटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ये हो गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहां पे ऐसा नहीं कि आपको कुछ ट्रीटमेंट में बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस पढ़नी है, आपको बस नाम याद रखने की किससे क्या होता है, किससे क्या होता है। क्वेश्चन जनरली ऐसे ही पूछे गए हैं। आगे जब टॉपिक में आएंगे तो हम चीजों को और देखेंगे। सो वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो गया, वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वेस्ट वाटर हो गया एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर हो गया। बोले इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर आपके पास में पॉपुलेशन, वाटर डिमांड एंड सोर्स की टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन आ जाता है, और साथ में यहां पर कन्वेयंस के लिए पाइप वगैरह, वॉल्व वगैरह, तो ये डिजाइन ऑफ सीवर में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर मेटेज यहां पर 1, 2, 3 एंड 4 सबसे पहले एनवायरमेंट में अगर आना चाहिए तो ये 4 चीजें आनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में बाकी छोटी छोटी सी सारी चीजें यहां पर रहती हैं।
इज इट ओके? तो ये पूरा का पूरा जो था आपके पास में, ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन था। और अगर हम बात करें कि हम जाएंगे कहां से, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर। उसके बाद में हम एक एक टॉपिक को वहां पर उठाते जाएंगे और चीजों को वहां पर आगे प्रोसेस करते जाएंगे। सो अब यहां पर टॉपिक कौन सा स्टार्ट करते हैं? वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर। यहां से आपका सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो हमारे पास में पूरे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर से। इसके बाद में हम जाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, और उसके बाद सेम वाटर वेस्ट वाटर का आपके पास में वाटर क्वालिटी पैरामीटर और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट। सो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो अब एक एक करके टॉपिक में इंटर करते हैं। जब वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करी, सो वाटर से रिलेटेड क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो जनरली आपने सुने होंगे कि ये आपके पास में 3 टाइप का होता है। और वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो आपने यहां पर इसके 3 टाइप देखे हुए हैं। सबसे पहला टाइप आता है आपके पास में फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सेकेंड वन इज योर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, एंड थर्ड वन इज योर बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। आपके पास में आपने 3 नाम सुने हैं कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर 3 टाइप के होते हैं। एक है आपके पास में फिजिकल, एक है आपके पास में केमिकल, और एक है आपके पास में बायोलॉजिकल। जब आप बात करते हैं कि सबसे पहले इन टर्म्स की मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर कहने का मतलब है कि हम फिजिकली फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर सीधी सी बात बोले तो एक गिलास में अगर आपके पास पानी रखा हुआ है, तो अगर आप देख के उसकी प्रॉपर्टी का पता लगा सके, उसको छू के उसको टेस्ट करके अगर आप उसकी प्रॉपर्टी का पता लगा सके, तो आप उसको बोलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब मान लो कि वहां पर कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो आपको विजिबल नहीं होगा, और अगर आपको विजिबल नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे, कुछ वहां पर आपको लैब मेथड लगाने पड़ेंगे, तब वहां पर आपने जिस भी तरीके से उसको फाइंड किया, तो उसको बोल देते हैं आपके पास में केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है। तीसरा आता है आपके पास में बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी कहने का मतलब, बायोलॉजिकल बोल दिया, वर्ड जुड़ा है इसमें बायो, और बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग। तो बायोलॉजिकल कहने से मतलब यहां पर किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहा होगा, कुछ डिकम्पोजिशन चल रहा होगा, और इसको परफॉर्म कौन करता है? इसको परफॉर्म करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर तुम्हारे उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को दिखा रहा होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस को दिखा रहा होगा। तो इतनी सी बात थी आपके पास में कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर को हम 3 टाइप में तोड़ते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड वन इज केमिकल, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। और आपके पास जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक स्टार्ट होता है कौन सा? सबसे पहला आपके पास में फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो आपने बोला, चलो एक नॉर्मल डिस्कशन की बात बोले कि आपने बोला कि यहां पर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल है, ये ऐसे तो समझ में आ गया, डिफरेंस बताओ सर। तो डिफरेंस की बात करें तो आप बोल देते हो कि फिजिकली फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, तुम उसको टेस्ट कर सकते हो। अगर पियोगे तो तुम्हें क्या उसके टेस्ट का पता चलेगा? तो आपके पास में फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में एक आपने डाल दिया टेस्ट एंड ऑर्डर। इज इट ओके? आपको देख के उसका कलर पता चल जाएगा, तो आपके पास में एक वाटर क्वालिटी पैरामीटर कलर का पता लगा सकते हो। आप उसको टच करके उसके टेम्परेचर का पता लगा सकते हो, तो एक आ गया आपके पास में, दैट इज योर टेम्परेचर। आप वहां पर इसके बारे में जो अगर उसमें कुछ सस्पेंशन वगैरह में होगा, तो एक आप बोल देते हो सस्पेंडेड सॉलिड, वो की फिजिकल का एग्जांपल हो गया। आपको पानी गंदा दिखता है और वो गंदा दिखने का जो फिनोमिना है उसको आप बोल देते हो दैट इज योर टर्बिडिटी, कि इस पानी में टर्बिडिटी है। इज इट ओके? अच्छा एक चीज बताओ, क्या ग्लास में पानी रखा उसमें हाथ डाल के उसका पीएच बता दोगे? नहीं बता पाओगे, इसलिए पीएच कहां पर जाता है? केमिकल वगैरह में चला जाता है। तो आपने बोला केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, आपने बोल दिया एक पीएच होता है। कहीं ना कहीं आपके पास जब आगे जाके देखोगे डिसॉल्व सॉलिड, हम देखेंगे फर्क कि दोनों, एक सस्पेंडेड सॉलिड ऊपर और डिसॉल्व सॉलिड केमिकल में क्यों काउंट किया जाता है। डिसॉल्व सॉलिड हो गया, एल्कलिनिटी हो गया, आपके पास हार्डनेस हो गया, इसके अलावा अगर आयरन कंटेंट वगैरह हो गया, नाइट्रोजन कंटेंट हो गया, क्लोराइड कंटेंट हो गया, फ्लोराइड कंटेंट हो गया, लिस्ट है पूरा का पूरा मेटलिक आयंस का। तो आप वहां पर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर वो हो गया। अगर इनमें से किसी हार्डनेस आप देख के पता लगा लो, जिस दिन आपने देख के गिलास में देख के आपने बोल दिया कि इसकी इतनी हार्डनेस है, मैं इसको उठा के यहां से यहां डाल दूंगा। इज इट ओके? बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो सबसे बड़ी जो यहां पर आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि बीओडी आ गया, सीओडी आ गया, डीओ आ गया। तो डीओ को चलो साइड में रखो, बट बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीओसी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, इसको यहां पर इंक्लूड आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? वो आप जब वेस्ट वाटर एनालिसिस करते हैं तब वहां पर पढ़ रहे होते हैं, यहां पर नहीं पढ़ते।
तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हमें यहां पर मेन मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेनली मतलब होता है जो हमें बीमारी फैलाते हैं उनको आप बोल देते हो पैथोजन। तो हमें मेनली यहां पर मतलब होता है पैथोजन से। इज इट ओके? तो आपके पास में यहां पर ये कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर के एग्जांपल हुए। तो आपको सबसे पहले कौन सा देखना है? सबसे पहले फिजिकल। तो हम एक एक वाटर क्वालिटी पैरामीटर को यहां पर उठाएंगे और उसके बारे में आगे जाके यहां पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सारी चीजें ही देख रहे होंगे और उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस आप इसको रिलेट करके पढ़िए। जितना आप प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर पाएंगे, प्रैक्टिकली खुद से जोड़ पाएंगे, आपको उतना ही आसानी होगा इसको याद करने में, इसको पढ़ने में। इज इट ओके? सो सबसे पहला वाटर क्वालिटी पैरामीटर अब कौन सा उठाएंगे? अब उठाते हैं आपके पास में फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, और फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आप उठा रहे होंगे वहां पर सस्पेंडेड सॉलिड को। तो अब देखिए आपके पास में स्टार्ट करते हैं क्या? सस्पेंडेड सॉलिड। सबसे पहला वाटर क्वालिटी पैरामीटर आता है आपके पास में, दैट इज योर सस्पेंडेड सॉलिड। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में सबसे पहला आप पढ़ते हैं यहां पर क्या? सस्पेंडेड सॉलिड। तो देखो दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो जितने भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर आएंगे आपको कुछ फिक्स पैरामीटर पर ही उनको स्टडी करना है। जैसे कि सबसे पहला कि पता करो कि आपके पास में उसका वहां पर सोर्स क्या है, पहली चीज ये पता करो। दूसरा, वहां पर हमारे ऊपर इस चीज का इंपैक्ट क्या है, इस चीज का पता करो। तीसरा, आपके पास में उसको मेजर करने का क्या तरीका है, तो उसका मेजरमेंट करो। और लास्ट, आपके पास में उसकी लिमिट के बारे में पता करो कि आखिरकार इस वाले वाटर क्वालिटी पैरामीटर को किस लिमिट में होना चाहिए, किस लिमिट के अंदर हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किस लिमिट के बियॉन्ड हमको वहां पर नुकसान पहुंचा रहा होगा। तो बस इतनी सी बात है कि आप कोई भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर उठाओगे तो मैं 4 टॉपिक पे बात करूंगा, 4 पॉइंट पर बात करूंगा। एक तो कि उसका सोर्स क्या है। आखिरकार अगर मैं बोलूं, आपने बोला था जब इसके पहले इंट्रोडक्शन देखा था, बोले लेक से पानी लेके आए थे, और लेक से पानी लेके आए तो पहले हमने पता किया कि ये गंदा है। तो पता तो करें कि आपके पास में इसका हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट है। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो हम स्टडी करेंगे, नहीं तो स्टडी करने की जरूरत क्या है। तो आपने बोला कि सबसे पहले पता कर लिया आपने इंपैक्ट। जब आपको एक बार पता चल गया कि इस चीज से हमको परेशानी है तो हम ढूंढने लगे कि इसका आखिरकार ये आ कहां से रहा है। तो तुमने क्या पता कर लिया? सोर्स। तीसरा, कि ये आ रहा है तो ये किस क्वांटिटी में आ रहा है, इसको मेजर तो करना पड़ेगा ना। तो आपने वहां पर किलो, 1 किलो आ रहा है, 2 किलो आ रहा है, 5 किलो आ रहा है, तो उसको मेजर करना था, तो आपने कर लिया वहां पर मेजरमेंट। और चौथा, कि मान लो कि हो सकता है कि वो चीज 1 किलो, कोई भी एक चीज आ रही है मान लो, और उसका 1 किलो का अमाउंट तो मैं हार्म नहीं कर रहा, बट 5 किलो उसका हार्म कर रहा है। तो आपको ये लिमिट पता तो होनी चाहिए कि हाँ 1 किलो ओके है, 5 किलो ओके नहीं है। तो इसीलिए आप वहां पर चौथी चीज क्या पढ़ते हो? दैट इज योर लिमिट। इज इट ओके? सबसे पहले वाटर क्वालिटी पैरामीटर सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले आपके पास में पॉइंट आता है जो कि है क्या? सोर्स। तो देखो, नॉर्मल मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक ये कांच का ग्लास है, और कांच के ग्लास में यहां पर ये आपके पास में कांच का ग्लास है, और ये आपके पास में इसमें पानी है यहां पर। और आप क्या देखते हो कि इसमें सस्पेंशन में कुछ पार्टिकल नजर आ रहे हैं। पार्टिकल मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। आपको इसमें सस्पेंशन में कुछ भी चीज दिख रही है। तो मैं बोलता हूं आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो सस्पेंशन में जो भी चीज है ये है क्या। तो आप बोलते हो देख के कि ये जो कांच का ग्लास है जिसमें पानी है, आपने बोला कि सर यहाँ पे ये जो है ना ये धूल कंकड़ मिट्टी हो सकता है। तो एक तो आपने आंसर ये दे दिया। मैंने बोला और कुछ क्या? तो तुमने बोला कि सर यहाँ पर कुछ हो सकता है, पत्ती वगैरह तैर रही हो, किसी प्लांट का कोई फाइबर हो, तो या फिर हो सकता है कोई आपके पास में कोई डेड एनिमल का कुछ पार्ट वगैरह यहाँ पर तैर रहा हो। तो आपने बोला सर वो भी हो सकता है। मैंने बोला ठीक है। तीसरा अगर मैं बोलूं तो आपने बोला कि सर कभी कभी ऑयल वगैरह की वजह से भी ऐसा है, हमको ये इमल्सन टाइप का ये चीजें दिख जाती हैं, हमको ये पार्टिकल सस्पेंशन में दिख जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बट अगर मैं इसको, इस सोर्स को यहां पर कैटेगरी में तोड़ने को बोलूं तब कैसे बोलोगे? तो तब तुमने बोला कि सर एक काम करते हैं, ये सोर्स को मैं तोड़ देता हूं 3 कैटेगरी में। और ये जो 3 कैटेगरी तोड़ी तो इनमें सबसे पहला रहा अपने पास में क्या? ऑर्गेनिक सोर्सेस। एक कैटेगरी में तोड़ा मैंने, दैट इज योर इनऑर्गेनिक सोर्सेस, और एक मैंने बोल दिया इमिसिबल लिक्विड्स, IMMISCIBLE, इमिसिबल लिक्विड्स। सबसे पहले जब मैंने तुमसे पूछा था कि बताओ तुम्हें इस ग्लास में क्या दिख रहा है, तुमने बोला कि तुमको यहां पर दिख रहा है धूल कक्कड़ मिट्टी। तो वो जो तुमने यहां पर से आप जिसको आप टेक्निकली बोल देते हो सिल्ट, सैंड, क्ले, तो ये आपने किस में डाल दिया? इनऑर्गेनिक में डाल दिया। इज इट ओके?
नेक्स्ट आपने बोला कि और कोई क्या हो सकता है, तो बोले सर प्लांट फाइबर हो सकता है, प्लांट फाइबर हो सकता है आपके पास में, आपके पास यहाँ पर एल्गी हो सकता है। बोले कि सर एल्गी होने के साथ साथ हो सकता है यहाँ पर आपके पास कोई डेड एनिमल वगैरह हो, तो मैंने यहाँ पर एनिमल को डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक कहने का मतलब उसका हो सकता है डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो। ये जो आपके पास धूल कंकड़ मिट्टी में सिल्ट सैंड क्ले बोलता हूं, इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, और डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता तो मैं इसको इनऑर्गेनिक सोर्सेस में बोल देता हूं। जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है उनको मैंने किस में डाल दिया, ऑर्गेनिक में डाल दिया। तीसरा आता है आपके पास इमिसिबल लिक्विड्स, तो यहां पर आपके पास दो ही कैटेगरी हैं, और मैंने एक में बोल दिया ऑयल, और आपके पास दूसरा हो जाता है क्या, दैट इज योर ग्रीस। तो ऑयल और ग्रीस आपके पास में दो यहां पर टर्म आ जाते हैं, किसमें, इमिसिबल लिक्विड्स। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है कि आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड का सोर्स क्या है। इज इट ओके? तो कोई भी चीज अगर आपको वहां पर उस ग्लास में सस्पेंशन में दिख रही है तो वो आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड में काउंट होगी। अब ये डिकम्पोजेबल है, आपके पास डिग्रेड हो सकता है, तो आपने बोला ऑर्गेनिक हो गया। अगर डिग्रेड नहीं हो सकता तो आपने बोला इनऑर्गेनिक हो गया। ऑयल वगैरह की वजह से है तो आपने बोल दिया इमिसिबल लिक्विड्स है यहां पर। इज इट ओके? पहली चीज क्या देख ली आपने, पहली चीज देख ली आपने सोर्स। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट था आपके पास में यहां पर क्या, दैट इज योर इंपैक्ट। और जब मैंने यहां पर इंपैक्ट की बात करी, सो इंपैक्ट की बात करें तो सबसे पहला मैंने क्या किया, इंपैक्ट देखना था। तो आपने बोला कि ये आपके पास एक गिलास पानी रखा हुआ है और इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल रखे हुए हैं, तो मैंने बोला कि आप बता दो इसका आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहला तो आप बोल दोगे कि सर ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहां पर बोलते हो पहला इंपैक्ट दैट इज योर एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग है। सर ये देखने में अच्छा नहीं लग सकता, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। सबसे पहला और सबसे बेसिक वाला आपके पास इंपैक्ट आ गया। इज इट ओके? सेकंड, चलो सेकंड इंपैक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये आपके पास में कोई भी कंटेनर है, कोई भी ग्लास का कंटेनर बोल दो, ये आपके पास में पानी है और ये आपके पास में यहां पर क्या थे, ये पार्टिकल थे, ये सस्पेंडेड यहां पर पार्टिकल है। तो देखो अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास में ये जो पार्टिकल सस्पेंशन में थे अगर ये ऑर्गेनिक नेचर के हुए, और अगर ये ऑर्गेनिक नेचर के हुए तो कहीं ना कहीं इनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा, और डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है और वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने के चांस है। और हो सकता है कि अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहां पर हो रही है तो उसको जो परफॉर्म कर रहा होगा वो क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो आपके पास में आप रिलेट ऐसे करते हो कि हो सकता है कि ये जो आपके पास में जो सस्पेंडेड सॉलिड है ये कैसा है, ये आपके पास में बायोलॉजिकली एक्टिव हो, और अगर ये बायोलॉजिकली एक्टिव होगा तो चांस बनते हैं कि ये क्या कैरी करके ले आए, ये कैरी करके ले आए आपके पानी में क्या, माइक्रोब्स को कैरी करके ले आए। तो एक यहां पर इंपैक्ट ये है, और माइक्रोब्स आपके पास में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है क्योंकि ये आपको बीमार कर देते हैं। इज इट ओके? तो ये क्या था आपके पास में, बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया, आपके पास माइक्रोब्स कैरी कर सकता है। तीसरा अगर मैं एक्टिवनेस अब यहां पर बोलूं तो देखो ये क्या है आपके पास में, ये सस्पेंडेड पार्टिकल है, कहीं भी हो सकते हैं, रैंडम पोजीशन, ऐसा नहीं कि फिक्स ऐसे ही दिखेंगे। अब मैंने बोला कि क्या भाई ये बताओ, अभी आपने कुछ किया तो है नहीं, माइक्रोब्स बहुत छोटी चीज होती है और माइक्रोब्स आपके पास वाटर में नॉर्मल भी आ सकते हैं। और अगर मैं बोलूं माइक्रोब्स की तो क्या ये बताओ कि जब यहां पर अब देखो माइक्रोब्स होगा, इस माइक्रोब को मारना होगा, और इसको मारने के लिए आप डिसइंफेक्शन करवाते थे। अगर मान लो कि यहां पर आपने डिसइंफेक्टेंट पाउडर डाला होगा और मान लो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं भी हो सकता है, तो क्या चांस बनते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इस पार्टिकल के नीचे आ जाए, मतलब यहां वहां भी होगा, ऐसा नहीं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, बट मैंने बोला कि मान लो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पार्टिकल के नीचे आ गया तो जो भी डिसइंफेक्टेंट डाल रहे थे कहीं ना कहीं वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा। तो कहने का मतलब कि मान लो कि ये पार्टिकल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने यहां पर डिसइंफेक्टेंट डाला तो बोले सर ये तो मुझको भी पता है, वो तो यहां से आके भी तो किल कर देगा, बट कहीं ना कहीं जो आपके पास स्टैंडर्ड डेटा था, स्टैंडर्ड डिजाइन था, वो इस चीज के लिए था कि आपके पास जो आपने ये एफिशिएंसी निकाली थी उसके हिसाब से ये डायरेक्टली जाके इस पर अटैक करना चाहिए था, बट डायरेक्टली अटैक किया नहीं। आपके पास मैं कहता हूं यहां से जाके भले ही उसने मार दिया, बट मैं कह सकता हूं कि इस प्रोसेस में 5 मिनट या मैं कहता हूं अगर 5 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगे,
अगर इस प्रोसेस में 5 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगे तो कहीं ना कहीं इसने आपके डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी को, डिसइंफेक्शन बोल दो या ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को क्या यहां पर इसने डिग्रेड कर दिया। तो एक इंपैक्ट इसका यहां पर ये हो गया कि डिसइंफेक्शन को आपके पास एफिशिएंसी को यहां पर कम कर देता है। डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी को कम कर दिया, मतलब एक तरीके से इसने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। तो आप यहां पर ये भी बोल देते हो कि आपके पास में इसने पार्शली सील्ड कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पार्शली सील्ड प्रोवाइड करवा दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिसइंफेक्शन के एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया। तो ये किसके बारे में था, ये इंपैक्ट के बारे में था कि आपके पास में सस्पेंडेड सॉलिड के ये इंपैक्ट हो सकते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो आगे आता है इसका मेजरमेंट और लिमिट, और उसके पहले मैं एक काम करता हूं कि मेजरमेंट चलो तो हम करवा ही देंगे, मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। चलो, तो मैंने बोला कि आपके पास में यहां पर ये कोई भी एक वेसल है, ठीक है, तीसरा पॉइंट पे आ गए हम मेजरमेंट पे। और अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो मैंने बोला कि यहां पर मान लो कि कोई भी पॉइंट, कोई भी आपके पास में ये वेसल है या कोई भी ग्लास का आपके पास कंटेनर है और सस्पेंडेड सॉलिड है, आपको इसको मेजर करना है। तो अगर मैं नॉर्मली आपको बोलूं कि आपका दिमाग में कुछ है ही नहीं, कुछ प्रोसेस आपको पता ही नहीं, मैं बोलता हूं कि जस्ट तुम इसको ये बताओ कि आपके पास ये पूरा का पूरा वेसल है, ये आपके पास में सस्पेंडेड सॉलिड है, आपको सस्पेंडेड सॉलिड निकाल के बताना है कितने हैं, तो क्या करोगे। तो क्या सबसे पहले दिमाग में कुछ बेसिक चीजें आती हैं, जैसे कि बोले सर एक काम करो, आप यहां पर क्या करवा दो, फिल्ट्रेशन करवा दो। पहली चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोले कि हाँ ठीक है, इसको किसी फिल्टर पेपर से पास करवाओ, सस्पेंडेड सॉलिड ऊपर रह जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, बस आपने निकाल के आंसर दे दिया। तो पहला क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरा मैं बोलता हूं यहां पर कि दूसरा क्या करवा दो, तो आपने बोला सर एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो। ऐसे छोड़ दोगे तो जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं नीचे आके पूरे के पूरे इकट्ठा हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो आपने बोला सर इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज योर सेडिमेंटेशन। तो आपने बोला कि सेडिमेंटेशन करवा दो। इसके अलावा एक और चीज आप बोलते हो सर एक काम करो, इसको गर्म कर दो, इसको 104, 10, 100, 104, 105, 1110 पर इसको एवापोरेट करवा दो, तो आपके पास में पानी पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो आपने बोला कि तीसरा एक टर्म प्रोसेस हो सकता है जो कि क्या है, एवापोरेशन। तो आपने बोला कि एक काम करो, एवापोरेशन करवा दो। इज इट ओके। एवापोरेशन के अलावा अगर मैं यहां पर बोलूं तो आपने बोला कि यहां पर एवापोरेशन करवा दो, दैट्स इट, चलो ठीक है। और क्या हो सकता है, तो आपने बोला सर एक काम बचपन में किया करते थे, क्या करते थे कि आपके पास अगर इस तरह का कुछ वेसल है, उसमें कुछ कचरा है, तो उसमें क्या करते थे, हाथ डाल के उसको पूरा का पूरा घुमा देते थे, पूरा कचरा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था। इसको प्रोसेस को आप यहां पर टेक्निकली बोल देते हो दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाना, कि आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। तो कुछ इस तरीके से इसके मेजरमेंट की बात आई। तो आपने बोला कि सर मेजर करने के ये तरीके हैं, एक तो फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरा सेडिमेंटेशन हो गया, तीसरा इवापोरेशन हो गया, एंड फोर्थ वन आपके पास में सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। बट बात आती है यहां पर कि इसको मेजर करने की, तो आप बोलते हो कि सर एक प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक प्रिसाइज कैलकुलेशन, एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमको बताना पड़ेगा। तो जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात आई तो आपने बोला कि सर अब यहां पर हमको थोड़ा सा टेक्निकली जाना पड़ेगा। और टेक्निकली जाने की बात करें तो आपने बोला कि इसके लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हो आप क्या, दैट इज योर ग्रेविमेट्रिक मेथड। और ये ग्रेविमेट्रिक मेथड कॉम्बिनेशन होता है किसका, फिल्ट्रेशन। ये कॉम्बिनेशन होता है आपके पास में फिल्ट्रेशन प्लस इवापोरेशन का। कुछ इस तरह की कहानी है कि आपने उठाया यही, आए बेसिक प्रिंसिपल ही, बट आपने दो को कंबाइन कर दिया। हम देखेंगे कैसे कंबाइन किया, और मेथड को बोल दिया दैट इज योर ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड, और ग्रेविमेट्रिक मेथड में अब हमने क्या किया उसको देखते हैं। आपने क्या लिया कि मान लो कि ये आपके पास में यहां पर क्या था, वेसल था, और इस वेसल में आपके पास में यहां पर क्या था, पानी था, और इस पानी में आपके पास में ये रहे क्या, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड। तो तुमने बोला है कॉम्बिनेशन है फिल्ट्रेशन प्लस इवापोरेशन का। तुमने क्या किया, इस वाटर को पास करवा दिया कहां से, एक फिल्टर पेपर से पास करवा दिया। और जब एक फिल्टर पेपर से पास करवा दिया तो ये रहा आपके पास है फिल्टर पेपर, और ये बचा हुआ जो फिल्टर पेपर से पास होने के बाद पानी ये चला गया आपके पास में नीचे।
सीधी सी बात है, जब फिल्टर पेपर से पास करवाओगे तो ये आपने बोला कि सर पार्टिकल जो थे ये आपके पास कहां रुक जाएंगे, ये आपके पास इस फिल्टर के ऊपर यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर इकट्ठा हो गए और बचा वाटर नीचे चला गया। इज इट ओके? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि यहां पर आपके पास में दिमाग में आता है सर डिसॉल्व सॉलिड करके भी तो एक टर्म होगा, तो यहां पर पानी में दोनों है, सस्पेंडेड सॉलिड भी है, डिसॉल्व सॉलिड भी है। तो सस्पेंडेड सॉलिड आपके पास ऊपर रह गए, जो डिसॉल्व कंडीशन में होंगे वो पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, तो डिसॉल्व सॉलिड ये रहे। ठीक है, अब देखो आपने यहां पर जब इसको इससे पास करवाया तो ये फिल्टर पेपर था, ये आपके पास में क्या रहे, सस्पेंडेड सॉलिड रहे कि नहीं रहे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या यहां पर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड आपको दिख रहा है, तो आप देखने में तो तुरंत बोल दोगे कि हाँ सर दिख तो सस्पेंडेड सॉलिड ही रहा है, बट मैं अगर आपको बोलूंगा कि यहां पर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो, और जब आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो आपको सस्पेंडेड सॉलिड के साथ यहां पर H2O मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वो सैचुरेटेड कंडीशन में पार्टिकल मिलेंगे। ये वाला प्रोसेस क्या था, ये वाला प्रोसेस था तुम्हारा दैट इज योर फिल्ट्रेशन। ओके, ये क्या मिल गए, फिल्टर के ऊपर सस्पेंडेड सॉलिड प्लस H2O मिल गया। अब क्या करो, अब एक काम करो कि आपने यहां पर इसको क्या करवा दिया, एवापोरेट करवा दिया, और जब आपने यहां पर एवापोरेशन करवाया तो आपने इस सस्पेंडेड सॉलिड प्लस H2O इसको लेके गए आप 100 to 104 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वाटर पूरा का पूरा एवापोरेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या बचेगा, सस्पेंडेड सॉलिड बचेगा। तो आपका मेजरमेंट तो यहीं पर खत्म हो गया। बात समझ में आती है? सैंपल लिया, उसको पास करवाया फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर के ऊपर सस्पेंडेड सॉलिड प्लस H2O रुका, और इस H2O को आपने हटा दिया कैसे, 100 to 104 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या बचा, सस्पेंडेड सॉलिड बचा। और अब अगर मैं बात करूं कि मैं थोड़ा सा प्रोसेस को और आगे तक ले जाता हूं, और इसी सस्पेंडेड सॉलिड को हम 600 to 650 डिग्री सेल्सियस अगर लेके चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड है, क्योंकि जो कंकड़ पत्थर होगा वो इवापोरेट नहीं होते। तो इवापोरेट क्या हो गया कि अगर मान लो वहां पर कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट हुआ, आपके पास प्लांट फाइबर हुआ, डेड एनिमल हुआ, तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो 6 to 650 पर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो आप यहां पर बचा क्या, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये तो तुम ही बता दोगे। इज इट ओके? वेसल लिया, वेसल को फिल्टर पेपर से पास करवाया, ऊपर क्या रुका, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस H2O रुका, इसको फर्दर ले गए, क्या करवाया, एवापोरेट करवाया, 100 से 104 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड बचेगा। इस सस्पेंडेड सॉलिड को 600-650 पे ले गए, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड बचा। दिमाग में एक और प्रोसेस चला, कि सर एक काम करो ना, डायरेक्टली इसको इवापोरेट करके देखते हैं क्या होता है। तो आपने बोला कि ये ऊपर है सस्पेंडेड सॉलिड, नीचे है डिसॉल्व सॉलिड, आपने बोला कि डायरेक्टली इसको सर इवापोरेट करके देखो। तो हमने जब इसको डायरेक्टली इवापोरेट किया तो आपके पास जब इसको 100 to 104 डिग्री सेल्सियस गर्म किया तो यहां पर मिलता है टोटल सॉलिड। आपने बोला कि यहां पर क्या मिल गया, टोटल सॉलिड मिल गया। टोटल सॉलिड को आपने और फर्दर आगे 600 से 650 डिग्री सेल्सियस, 600 to 650 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, तो अब क्या मिलेगा, यहां पर मिला था इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, ये टोटल सॉलिड है, आप बोल देते हो यहां पर मिलता है टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड। और टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड आ गया तो दिमाग में बोलता है सर ऑर्गेनिक सॉलिड भी तो बता दो, तो आपने बोला टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड। ये आपके पास में यहां पर निकल के आ गया एक और आपके पास नॉर्मल सा फॉर्मूला। इज इट ओके? वहां से क्या मिला, टोटल सॉलिड, यहां से क्या मिला, सस्पेंडेड सॉलिड, आपके पास दोनों का डिफरेंस डिसॉल्व सॉलिड। तो ये क्या थी बात, ये किसकी बात थी, आपके पास में मेजरमेंट करने की। मेजरमेंट मेथड का नाम ग्रेविमेट्रिक मेथड था, और ये आपके पास में किसके बारे में था, लिमिट को छोड़ के सारे पॉइंट पर बात कर ली हमने सस्पेंडेड सॉलिड की। तो ये पूरी थ्योरी थी। बोले इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखिए कि ये डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी या ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को कम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा मेथड का नाम ग्रेविमेट्रिक मेथड, दूसरा पॉइंट। और तीसरा यहां पर ये कॉम्बिनेशन होता है फिल्ट्रेशन प्लस इवापोरेशन का, तीसरा पॉइंट। और चौथा अगर याद रह जाए तो इस टेम्परेचर को याद रखिए, 600 से 650 और 100 से 104 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। इसके अलावा ये पूरा थ्योरी, ये पूरा स्टोरी लाइन इसलिए था क्योंकि अब जब आप इस पॉइंट को यहां पर पढ़ेंगे
कि ये इन्फेक्शन की एफिशिएंसी को कम कैसे कर रहा है, आप बता पाओगे कि ये पार्टिकल के नीचे आ जाता है आपके पास, तो कहीं ना कहीं डिसइंफेक्शन में प्रॉब्लम जाता है। तो ये कहानी याद रहेगा, ये एक स्टोरी लाइन याद रहेगा और उस तरीके से चीजें आसानी से याद रहेंगी। सो पहला क्या याद रखना है पूरे के पूरे सस्पेंडेड सॉलिड में, डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी को कम करता है। दूसरा याद रखिए मेथड का नाम ग्रेविमेट्रिक मेथड, कॉम्बिनेशन होता है फिल्ट्रेशन प्लस इवापोरेशन का। और टेम्परेचर अगर ध्यान रख पाए तो वहां पर ध्यान रखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट ओके? लास्ट पॉइंट पर बात और करते हैं इस वाटर क्वालिटी पैरामीटर की, और जो की है आपके पास में क्या, दैट इज योर लिमिट। तो देखो आप दो लिमिट के नाम सुनते हो, और जब भी आप इन दो लिमिट के नाम सुनते हो तो आपके पास में एक लिमिट का नाम आता है, वहां पर क्या, एक टर्म आता है आपके पास में एक्सेप्टेबल लिमिट, और एक आता है आपके पास में दैट इज योर रिजेक्शन लिमिट, या फिर आप बोल देते हो उसको परमिसिबल लिमिट। दोनों लिमिट का नाम अलग अलग आता है, अलग अलग लिमिट वहां पर दिखी होती हैं। तो आखिरकार इन दोनों को अलग अलग लिखने का मतलब क्या है, बात समझे? तो ये लिमिट है, और लिमिट में आपने तो बोले सर दिमाग में डेफिनेशन तुरंत आ गया कि बोले एक्सेप्टेबल मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट कर दे। तो भाई ये तो मुझको भी पता है, ये तो मुझको ही पता है, तो किसी को भी पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस यहां पर इन दोनों के बीच में ये है मेरे दोस्तों कि एक्सेप्टेबल कहने का मतलब कि इस पॉइंट तक आपको हार्म नहीं करेगा, अगर आपकी बॉडी में इस पॉइंट तक जाता है सो दैट इज ओके। ठीक, अब आप उस लिमिट से थोड़ा सा और आगे पहुंचे, थोड़ा सा और आगे पहुंचे, रिजेक्शन पे नहीं आए, आप पहुंच रहे हो धीरे धीरे। मान लो कि मैं बोल देता हूं कि आपके पास में 50 मिलीग्राम पर लीटर, फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम पर लीटर आपके पास एक्सेप्टेबल है, कि आपके पास में मैं बोल देता हूं 50 मिलीग्राम पर लीटर आपके पास एक्सेप्टेबल है और 500 मिलीग्राम पर लीटर रिजेक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज की आप बात कर रहे हो, जिस भी वाटर क्वालिटी पैरामीटर की आप बात कर रहे हो, वो 50 मिलीग्राम पर लीटर तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट 50 से जैसे एक आगे गया, 51 पे गया, 52 पे गया, 53 पे गया, तो अब वहां पर वो नुकसान करना चालू करेगा। तो बोले सर जब नुकसान कर रहा है तो यूज ही क्यों कर रहे हो, यूज मत करो। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हर जगह अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हर जगह सोर्स अवेलेबल नहीं होते, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 50 तक ओके था, 50 के बियॉन्ड जाओगे तो नुकसान तो पहुंचाएगा। तो तुमने बोला कि ठीक है नुकसान पहुंचाने दो, तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है चलो बीमार होते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक लिमिट आया 500, और गवर्नमेंट वहां पर आ गई आपके पास में, बिल्कुल पुलिस लेके खड़ी हो गई कि इसके बियॉन्ड यूज नहीं करना, क्योंकि इसके बियॉन्ड यूज करोगे तो पानी पियो तो मर जाओगे, नहीं पियोगे तो मर जाओगे। बात समझ में आती है? तो आपके पास रिजेक्शन मतलब लास्ट पॉइंट की, फिर भले ही आपके पास अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल ना हो, आपको जगह छोड़ के जाना पड़े, बट जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पॉइंट के बियॉन्ड वहां पर उस चीज को यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट मना कर देती है कि अब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकते, आपको वहां पर या तो वो पानी अवेलेबल करवाएगा या तो आपको वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। कहानी कहने का तरीका है, समझाने का तरीका है ये कि एक एक्सेप्टेबल लिमिट, सही में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट के बीच का फर्क समझे। गवर्नमेंट सेफ्टी फैक्टर ले ली एक्सेप्टेबल लिमिट तक, ओके, एक्सेप्टेबल से रिजेक्शन तक धीरे 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 बढ़ते गए, रिजेक्शन आ गया, गवर्नमेंट ने बोला बस बंद करो, अब यहां पर इसके बियॉन्ड आप यूज नहीं करोगे। इज इट ओके? तो कई कई चीजों में दोनों की दोनों चीजें एक ही पॉइंट होंगी, कुछ चीजों में दोनों की दोनों चीजें अलग अलग होंगी, और उस चीजों को हम वहां पर देखेंगे। तो अगर बात करें सस्पेंडेड सॉलिड, तो ये बताओ कि क्या आप चाहते हो कि एक गिलास पानी जब आप किसी के घर जा रहे हो तो वो आपको जब गिलास में पानी दे रहा हो तो आपके पास वहां पर पार्टिकल उसको दिख जाए और वो बोलेगा कि बस ठीक है पी जाइए, आप चाहते हैं? नहीं। इसीलिए सस्पेंडेड सॉलिड एक तो कभी पूछा नहीं जाएगा तुमको एग्जाम में, बट अगर मान लो कि पूछ भी लेता है तो मैक्स टू मैक्स आपके पास जो इसका एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन, इसका एक ही पॉइंट होता है, एंड दैट इज योर 25 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। ये आप बोल देते हो मैक्सिमम। मैंने क्या बोला, एक तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और तुम अगर अभी मेरे पास लेके आ जाओ कि सर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नहीं, वो या तो टोटल सॉलिड लिखा होगा या तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड लिखा होगा, जो सस्पेंडेड सॉलिड जनरली नहीं पूछता। और अगर मान लो पूछता भी है तो या तो 25 या तो 30 में से कुछ एक ऑप्शन में होगा। तो 25 to 30 मिलीग्राम पर लीटर आपके पास में एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट होता है। तो ये हमारे पास किसके बारे में था? ये हमारे पास में था सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में। अब नेक्स्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर में जाते हैं, जो कि है आपके पास में टर्बिडिटी। दूसरे वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करते हैं, जो कि है आपके पास में टर्बिडिटी। ओके, अगेन एक गिलास पानी लेके आए,
गिलास में आपके पास में आप घर से अब थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि एक मैंने बोला था ना, मेहमान आप किसी के यहाँ गए हो, आपको पानी मिला है, वही वाली कहानी आगे बढ़ाते हैं। आप किसी के यहाँ गए, आपके पास एक गिलास पानी रखा हुआ था, एक गिलास पानी जो रखा हुआ था, तो आपने बोला कि वो मतलब तुम सस्पेंडेड सॉलिड छोड़ो, वो पानी तुमको गंदा दिख रहा था, तुमने बोला कि ये पानी गंदा है, तुमने वहां पर पीने से मना कर दिया। तो वो सामने वाले ने पूछा कि भाई पानी गंदा ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो तुम थे सिविल इंजीनियर, तुमने बोल दिया कि ये पानी गंदा नहीं, इसमें टर्बिडिटी है। क्या बोल दिया? टर्बिडिटी। कहने का मतलब समझ रहे हो कि एक गिलास पानी अगर है तुम्हारे पास में कांच के गिलास में और उसमें पानी दिख रहा है तुमको, और तुमने बोला कि वहां पर वो पानी गंदा है, तुमने बोल दिया वाटर टर्बिड है। टर्बिड यही बोलते हो कि टर्बिड है, तो तुमने उसको बोल दिया टर्बिडिटी। सामने वाले ने तुमसे फिर पूछा कि टर्बिडिटी है, कैसे कह सकते हो टर्बिडिटी है, तो तुमने बोला कि ये पानी धुंधला दिख रहा है, तो उसने बोला क्यों, रीजन बताओ। तो तुमने बोला इसमें पार्टिकल आपको यहां पर तैरते हुए नहीं दिख रहे, तो उसने बोला कि पार्टिकल तैरते हुए दिख रहे हैं, तो फिर आपका दिमाग फिर से दौड़ा। आपका दिमाग जब दौड़ा तो आपने बोला कि हाँ यार पार्टिकल तैरते दिख रहे हैं, बट ये तो मैं पिछले वाले में पढ़ के आ गया कि ये मैं सस्पेंडेड सॉलिड में पढ़ के आ गया, तो फिर टर्बिडिटी देखने की जरूरत अलग से क्यों पड़ी? तो ये टर्बिडिटी क्या है? वो तो सस्पेंडेड सॉलिड है। आपने बोला नहीं नहीं, वो पार्टिकल सस्पेंडेड सॉलिड था, ये जो फिनोमिना दिख रहा है इसको आप टर्बिडिटी बोले। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो आपने बोला कि भैया ये जो टर्बिडिटी है, ये टर्बिडिटी अल्टीमेटली है किसकी वजह से? सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से। तो सस्पेंडेड सॉलिड इंडिविजुअल बात कर रहे थे आप वहां पर इंडिविजुअल पार्टिकल के ग्रुप की बात कर रहे थे। यहां पर उस ग्रुप की वजह से जो फिनोमिना क्रिएट हुआ, आपने वहां पर उसका जिक्र किया और उस फिनोमिना को तुमने क्या बोल दिया? टर्बिडिटी बोल दिया। इज इट ओके? तो टर्बिडिटी तुम्हें इतना पता चल गया कि टर्बिडिटी अल्टीमेटली आपके पास में आया कहां से? सस्पेंडेड सॉलिड से। तो अगेन हमारे पास वाटर क्वालिटी पैरामीटर मिल गया और इन 4 पॉइंट की हम यहां पर बात कर लेंगे। सो सबसे पहले हमने यहां पर उठा दिया क्या? सबसे पहले हमने यहां पर पॉइंट उठाया जो कि है आपके पास में, दैट इज सोर्स। और सोर्स की बात करें तो क्योंकि यहां पर रीजन क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड, तो क्या आपके पास में सारे के सारे सस्पेंडेड सॉलिड के सोर्स भी यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे? इज इट ओके? सस्पेंडेड सॉलिड के सारे सोर्स हमने यहां पर लाके डाल दिए। ओके, अब अगर मैं यहां पर बोलता हूं दूसरा पॉइंट आपके पास में इंपैक्ट, तो आपने बोला कि सर जब यहां पर आपने सोर्स लाके डाले थे तो आप यहां पर इंपैक्ट भी तो लाके डालो पूरे के पूरे, कि वो तो इंपैक्ट होंगे ही, उसके अलावा भी कुछ और होगा तो हम देखेंगे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्या यहां पर इसका कुछ और इंपैक्ट भी होता है? तो आपने बोला कि एक चीज है, जब टर्बिडिटी आप पढ़ते हो, जब भी टर्बिडिटी आप पढ़ते हो बुक्स वगैरह से, तो आप वहां पर देखते हो कि कुछ लाइट से रिलेशन होता है उसका, लाइट एब्जॉर्ब्ड, लाइट स्कैटर्ड, लाइट ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आई। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम आई कहां, डेफिनेशन क्रिएट कहां से हुई, उसके बारे में देखें। तो अगर मैं यहां पर इंपैक्ट की बात करूं तो आप बोले कि देखो मैं एक जनरल बात कर देता हूं कि क्या इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेनली इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है नेचुरल वाटर बॉडीज में, लेक्स में, रिवर में, इनमें देखने को मिलता है। कहानी क्या है? देखो कहानी ये है कि ये मान लो कि आपके पास में यहां पर रिवर है, ये उसका वहां पर बॉटम हो गया, ठीक है। आप बोलते हो कि आपके पास में ये वाटर टर्बिड बहुत हो गया, और जब टर्बिड हो गया मतलब यहां पर इतने ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड हो गए कि आपके पास ये पानी गंदा दिख रहा है। इज इट ओके? अब देखो यहां पर इस लेक के बॉटम में आपके पास में कुछ ना कुछ यहां पर क्या होगा, कुछ एक्वेटिक लाइफ होगा, कुछ एक्वेटिक प्लांट भी होंगे, कुछ वहां पर आपके पास में फिशेस वगैरह भी होगा, ठीक है। और अगर यहां पर मैं इसकी बात करूं तो अब क्या हुआ टर्बिड वाटर की वजह से, वो देखो टर्बिड वाटर की वजह से आपके पास जो सनलाइट नीचे तक जा रहा था वो नीचे तक पहुंचा नहीं, और जब ये सनलाइट नीचे तक पहुंचा नहीं तो नीचे जो एक्वेटिक प्लांट थे इनने यहां पर फोटोसिंथेसिस किया नहीं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो आपने बोला कि सनलाइट सर बॉटम तक पहुंचा नहीं, मैंने बोला ठीक है। बोले बॉटम तक पहुंचा नहीं तो इस जो आपके पास में ये जो एक्वेटिक प्लांट था इसने फोटोसिंथेसिस किया नहीं, मैंने बोला ठीक है। और फोटोसिंथेसिस बोले कि सर अगर इसने नहीं किया तो इसने ऑक्सीजन और फूड दोनों नहीं बनाया, मैंने बोला ठीक है। तो अब बोले कि अब क्या समस्या है, तो बोले क्या फूड से प्रॉब्लम है क्या, क्या फूड नहीं बना उससे प्रॉब्लम है क्या? नहीं, फूड से नहीं, ये जो ऑक्सीजन नहीं बना इससे प्रॉब्लम है।
क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि कहीं ना कहीं यही ऑक्सीजन इस वाटर बॉडी में क्या होती है, डिसॉल्व होती है, और इस डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। एक्वेटिक यहां पर जो भी आपके पास लाइफ होगा वो यूज करता है। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन यहां पर बना नहीं, और ऑक्सीजन जब यहां पर बना नहीं तो जो इस वाले लेक में आपके पास में जो भी आपके पास ऑक्सीजन का लेवल था वो धीरे 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 क्या होने लगा? ड्रॉप होने लगा। नया डिसॉल्व ऑक्सीजन जुड़ा नहीं, जो पहले से था उसको कंज्यूम करता जा रहा है कंटिन्यू एक्वेटिक, जो भी आपके पास में एक्वेटिक लाइफ है। तो धीरे धीरे यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल गिरा, और अगर ये लेवल आपके पास 4 ppm से ज्यादा नीचे गिरा तो ये कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ के लिए यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आप बोलते हो कि एक्वेटिक लाइफ के ऊपर यहां पर एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, और उसका स्टडी आप करते हो। फूड से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है? O2 से। ऑक्सीजन बनेगा नहीं तो डिसॉल्व होगा नहीं, तो डिसॉल्व होगा नहीं तो जो पहले से मौजूद है उसका लेवल धीरे धीरे कम होगा, और अगर उसका लेवल धीरे धीरे कम हुआ और अगर वो 4 ppm से नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एक्वेटिक लाइफ में। तो तुमने बोला कि सर अभी भी बोले सर हमको क्या प्रॉब्लम है? तो एक्वेटिक लाइफ अगर इसकी डेंजर में आई तो इसका जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जो गंदे पानी को साफ करने का इसका जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत में आ जाएगा। और अगर वो दिक्कत में आ जाएगा तो अगले 1 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं आप ही इससे पानी लेके जा रहे होगे तो वो साफ पानी मिलेगा नहीं, तो घूम फिर के बात आएगी कहां पर? बात आपके ऊपर खुद आएगी। बात समझ में आता है? सो इतनी सी कहानी थी। आपके पास में एक सोर्स हुआ, एक आपके पास में इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट में आपने यहां पर देखा सस्पेंडेड सॉलिड के पूरे बोले एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग है। आपने बोला वहां पर कि आपके पास से ये पार्शियल सील्ड करने का काम करेगा, एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट हम कहां पर देख लेते हैं? एक्वेटिक लाइफ के ऊपर देख लेते हैं। सो 2 पॉइंट यहां पर कंप्लीट हुए हमारे इसके, एक सोर्स और दूसरा इंपैक्ट, और तीसरा अब बात करेंगे इसके मेजरमेंट की। तो यहां तक ठीक है? इज इट ओके? अब आगे चलते हैं। देखो तो अब तीसरी बात आती है यहां पर किसकी? मेजरमेंट की बात आती है। और जब इसके मेजरमेंट की बात करें तो आपके पास में मेजरमेंट करने के लिए वहां पर आपके पास बहुत सारी टेक्निक थी, यहां पर ही बहुत सारी टेक्निक होती हैं। तो एक आता है आपके पास में, दैट इज योर टर्बिडिटी रॉड मीटर मेथड। एक तो आपके पास में ये आया, दूसरा एक आपके पास में आता है दैट इज योर जैक्सन टर्बिड मीटर। सो जैक्सन टर्बिड मीटर एक आपके पास ये रहा। तीसरा अगर मैं बोलूं तो तीसरा आप बोल सकते हो टर्बिड रॉड मीटर रहा, जैक्सन टर्बिड मीटर हुआ। तीसरा आप बोल दो यहां पर एक आता है आपके पास में क्या? बाइलीज टर्बिड मीटर, और एक आता है आपके पास में दैट इज योर नेफ्लोमीटर। तो बाइलीज टर्बिड मीटर और नेफ्लोमीटर, तो टोटल मिला के ये 3 चीजें यहां पर 3 मेजरमेंट के तरीके आपके पास में हैं। 3 बोल दो या फिर इन दोनों को अलग अलग ले लो तो आपके पास में 4 आ जाएंगे। इज इट ओके? यहां तक सब ठीक है? उठा ले पहला मेथड, और पहला मेथड जब उठाएंगे तो पहला मेथड आता कौन सा है? पहला मेथड आता है आपके पास में टर्बिडिटी रॉड मीटर मेथड। सो सबसे पहला पॉइंट उठाया आपने, दैट इज योर टर्बिडिटी रॉड मीटर मेथड। आधे से ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसा नाम वैसा काम होता है, और अब हम देखेंगे यहां पर नाम जैसा काम क्यों है वैसा। आपने क्या किया इस मेथड में? मेनली क्या होता है, देखो आपने यहां पर ये लिया क्या? एक सैंपल। ठीक, समझते जाना चीजों का जब लास्ट में यूनिट आएगा ना तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी से क्लियर होना चालू हो जाएगा। आपके पास ये वाटर सैंपल ले लिया जिसमें आपके पास में क्या थे? सस्पेंडेड सॉलिड थे। आपके पास में यहां पर टर्बिडिटी देखने को मिल रही थी। ठीक है, आप एक लेबोरेटरी से एक रॉड उठा के लाए, और वो जो रॉड होती है वो क्या होती है? वो एक एल्यूमिनियम की रॉड होती है। आपके पास ये आपकी रॉड थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, इसको हम सीधा कर देते हैं, ये रही। ठीक है, एक आपके पास में यहां पर ये किसकी रॉड होती है? ये यहां पर एल्यूमिनियम की रॉड यहां पर आप लेके आते हैं, एल्यूमिनियम की रॉड है। आप बोलते हो कि सर इसमें जो है ना यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक प्लेटिनम का निडल लगा होता है, तो ये यहाँ पर एक प्लेटिनम का निडल लगा है। आपने बोला कि सर ये जो एल्यूमिनियम की रॉड होती है ना, ये ग्रेजुएटेड होती है, आपके पास में ये जितनी भी हाइट है इसकी वो वहां पर इसमें पूरी की पूरी नोटेड डाउन होती है। ठीक है, आप करते क्या हो?
ये वेसल था, आपने यहां पर ऊपर से डिप कराना, ये आपके पास एक प्लेटिनम का निडल लगा हुआ है, आपने इसको डिप कराना धीरे धीरे चालू किया। यहां कहीं से आप एक फिक्स हाइट से क्या करते हो, इसको यहां पर देख रहे होते हो। तो जब भी मैंने बोला कि आपके पास ये एक वेसल है और ये मान लो एल्यूमिनियम का रॉड है और ये प्लेटिनम का निडल है, आपने धीरे 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 डिप किया, अभी ये वाटर लेवल था, अभी धीरे धीरे यहां पे डिप किया तो थोड़ी अभी मुझको ये निडल दिख रही है, धीरे 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 और नीचे जाएंगे तो मुझको क्या ये निडल थोड़ा धुंधली होती जाएगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां पे मैं देख रहा था तो यहां से इस तरह एंटर करता जा रहा है तो आपको ये निडल थोड़ी दिख रही है, थोड़ा सा और आप गए नीचे धुंधला हुआ, थोड़ा सा और नीचे गए धुंधला हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर ये निडल दिखना ही बंद हो जाएगी, और जिस पॉइंट पर ये दिखना बंद हो गई उस पॉइंट पर आपको एक हाइट की यहां से वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही ये एक हाइट की रीडिंग यहां से मिलेगी, आप इस हाइट की रीडिंग को उठा के लाते हो और बोल देते हो कि ये आपके पास में इतने STU के बराबर है, आपके पास में आप यहां पर टर्बिडिटी का वैल्यू दे देते हो, यहां पर टर्बिडिटी का वैल्यू आ जाएगा और यूनिट दिया है STU। तो क्या यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक मेरे कहने का मतलब क्लियर है? STU अभी समझाता हूं क्या होता है कि आपने क्या किया कि आपने सैंपल लिया, एल्यूमिनियम के रॉड को डिप किया। एल्यूमिनियम का रॉड क्यों लेते हैं? आसान होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। प्लेटिनम का निडल ले लिया क्योंकि विजिबल होता है, तो आप धीरे 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 उसको डिप करते गए, जिस पॉइंट पर आपको दिखना बंद हो गया उस पॉइंट पर आपने हाइट इसको नोट डाउन कर लिया। ये आप देख कहां से रहे थे? आप कहीं से भी नहीं, जस्ट ऊपर से एक फिक्स हाइट से आप इसको देख रहे होते हो। तो जब आपके पास में यहां पर ये हाइट मिला, हाइट से आपने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड STU में आपको वैल्यू मिल गया। दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि आखिरकार अब ये किस चीज का नाम है? तो अब हम बात करेंगे इसकी STU की। ठीक है, जब आप STU की बात करते हैं, STU का फुल फॉर्म होता है सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। और सिलिका टर्बिडिटी यूनिट कहने का मतलब आप एक स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड करके आते हो। आपने एक यूनिट डिसाइड किया, यूनिट तो बनाना पड़ेगा। लंबाई को मीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं।